इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की इस नई रिपोर्ट के मुताबिक हर पाकिस्तानी 3,18,252 रुपए मकरूज है। IMF से 23 बार बेल आउट लिया, लेकिन रिफॉर्म्स फिर भी नहीं हुए, सिर्फ डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। Pakistan, the International Monetary Fund has formally approved a $3 billion package for the struggling South Asian country. साल 2024 से 2025 तक पाकिस्तान ने जो चीजें एक्सपोर्ट की उनकी टोटल वैल्यू सिर्फ $32 बिलियन बनी, जबकि जो चीजें इंपोर्ट की है उसकी टोटल वैल्यू $58.3 बिलियन बनी। यानी मुल्क चलाने का खर्चा $58.4 बिलियन है, जबकि हमारी कमाई सिर्फ $32 बिलियन है। ये ऐसे हुआ जैसे आपकी जरूरतें आपकी तनख्वाह से बढ़ जाएं, और तो और अंदर के लोग भी अपना पैसा बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से टेररिस्ट ग्रुप ने भी मुल्क को खून में डबोया है। TTP और IS के जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोबारा एक्टिव हो चुकी हैं, क्योंकि वीक गवर्नेंस की वजह से ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एक बार फिर से पनप गए। वर्ल्ड साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज के खतरे में पाकिस्तान दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। अब हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान शेयर वर्ल्ड एमिशन में सबसे कम है, जो कि सिर्फ 1% है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में इतनी ज्यादा लेवल पे हीट प्रोड्यूस हो, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा नुकसान हम ही उठा रहे हैं। पाकिस्तान आए रोज मुश्किल दिनों की तरफ बढ़ रहा है। वो रियासत जिससे किसी दौर में एशियन राइजिंग टाइगर कहा जाता, जिसकी GDP पर ईयर 6 से 9% तक बढ़ जाती थी, आज वो रियासत बेशुमार मसाइल से दो चार है। गुर्बत, बेरोजगारी, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमी का क्रैश होना, घंटों लंबी लोड शेडिंग्स, नेचुरल डिजास्टर्स, इन सारी चीजों ने मिलकर आवाम का जीना हराम कर रखा है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज से इफेक्टेड मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ चुका है, और इसकी एक झलक अब भी हम फ्लड्स की सूरत में देख रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आए रोज मुल्क के मुख्तलिफ एरियाज में टेररिस्ट अटैक होते हैं, जिसमें बेशुमार लोगों की जान चली जाए। खनू FC लाइन पर 5:10 पर खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी मोटर कार FC मेन गेट की दीवार से टकरा दी। पाकिस्तान के कबायली जिला खैबर में पुलिस के मुताबिक वादी तीरा में एक कंपाउंड में रखा गया धमाका खेज मवाद फटने के नतीजे में कम से कम 24 अफराद हलाक हो गए। कोयटा में खुदकुश हमला, जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी तरफ इकोनॉमी क्रैश होने की वजह से मुल्क के बहुत सारे टैलेंटेड नौजवान ब्रेन डेड होकर जॉब्स के लिए बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, और कुछ तो इलीगली यानी डंकी लगाकर भी माइग्रेट होने की कोशिश करते हैं, जहां सफर के दौरान ही अक्सर कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। तुर्किया से इटली जाने वाले गैर कानूनी महाजरीन की कश्ती समंदर में डूबने के वाक़े में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने 28 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। सवाल ये पैदा होता है कि 78 सालों बाद भी पाकिस्तान डेवलप क्यों ना कर सका, जबकि चाइना जैसा मुल्क भी जो हमारे बाद आजाद हुआ था, आज दुनिया का नया सुपर पावर बनकर उभर रहा है। एक ऐसी रियासत जिससे करोड़ों मुसलमानों की उम्मीदें वाबस्ता थी, आखिर किन वजूहात की बिना पर आज ये रियासत आगे नहीं बढ़ पा रहा? क्या पाकिस्तान अब भी अपना खोया हुआ गोल्डन एज वापस पा सकता है, जो किसी दौर में हुआ करता था, या वो टाइम हमेशा के लिए गुजर गया? आइए एक नजर डालते इन सारे सवालात के जवाबात पर आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। 14 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी लीडरान की भरपूर कोशिशों से जब पाकिस्तान फर्स्ट टाइम दुनिया के नक्शे पर नमूदार होता है, तो इस्लामी दुनिया में खुशी की एक नई लहर दौड़ जाती है। करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं इस नए मुल्क के साथ। हर तरफ आज़ादी का जश्न होता है। ये बात सच है कि इब्तिदाई सालों में पाकिस्तान बहुत से चैलेंजेस का सामना करता है, लाइक न्यू इंस्टीट्यूट्स बनाना, इकोनॉमी रन करना और एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करना। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता, बल्कि तारीख में पाकिस्तान कुछ ऐसे सुनहरे अदवार से भी गुजर जाता है जहां दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर ठहर जाती थी कि मुल्क एक बार फिर से इस्लामी दुनिया को उनका खोया हुआ वकार वापस दिलाएगा। जब मैं बाहर गया पढ़ने के लिए भी, तो बड़े फख्र से मैं अपना पासपोर्ट देता हूँ कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, और उस वक्त एक वीजे की भी जरूरत नहीं होती थी। जब आप बाहर जाते थे तो आपकी इज्जत थी कि ये वो लोग हैं जो कि हिंदुस्तान के मुसलमान थे, इन्होंने अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया रियासत बनाया, और वो बड़ी मॉडरेट रियासत है। अब दोस्तों, होता कुछ यूं है कि इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान को अपनी एक स्ट्रॉन्ग अलायंस की सख्त जरूरत होती है, जो मुल्क के अंदर भी फ्लाइट चलाए और बाहर की दुनिया से भी पाकिस्तान की कनेक्टिविटी इंप्रूव करे, ताकि ट्रेड, टूरिज्म और डिप्लोमेसी जैसे एक्टिविटीज में आसानी हो। इसी के चलते साल 1955 में ओरिएंट एयरवेज को मर्ज करके यानी PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बनाई जाती है। ये पाकिस्तान की वाहिद नेशनल फ्लैग कैरियर एयरलाइन होती हैं जो एशिया में एविएशन के स्टैंडर्ड सेट करने के साथ साथ दुनिया की फेमस और फास्ट ग्रोइंग एयरलाइंस भी बन जाती हैं। साल 1960 में पूरे एशिया में पहली बार PIA जेट एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट में लाकर पैसेंजर्स के लिए चलाती है, यानी उससे पहले एशिया के किसी भी एयरलाइन ने अब तक जेट प्लेन से फ्लाइट स्टार्ट ही नहीं की थी। और तो और एमिरेट जैसे एयरलाइंस भी, जिन्हें आज के दिन दुनिया की टॉप एयरलाइंस कहे जाते हैं, उनकी इस कामयाबी के पीछे एक हाथ PIA का भी है। साल 1985 में जब पहली बार एमिरेट्स एयरलाइंस लॉन्च होती
होती हैं तब इनके पास ना अपने एयरक्राफ्ट होते हैं और ना ही ट्रेन स्टाफ। तब जाकर PIA एमिरेट्स एयरलाइंस को 2 एयरक्राफ्ट एटलीस्ट पर देने के साथ साथ उनके केबिन क्रू की ट्रेनिंग भी करती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दौर में PIA के केबिन क्रू की सर्विसेज इतनी जबरदस्त होती है जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग का PIA में सफर करना जैसे एक शौक बन गया था। और इसी के चलते PIA का भी स्लोगन होता है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, यानी ऐसे लोगों के साथ का एक्सपीरियंस जो आपके सफर को कंफर्टेबल और इंजॉयबल बनाता है। Pakistan International Airlines, great people to fly with. Going to Pakistan today and flying on PIA. PIA is the best airline. PIA has a glorious past. अब जहां एक तरफ PIA जैसे इदारे डेवलप हो रहे होते हैं, ऐसे में दौर आता है जनरल अयूब खान का, जिससे गोल्डन एरा पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये वो वक्त होता है जहां सिर्फ एक ही साल में कई बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं और GDP की तो बात ही क्या करें, जिसकी ग्रोथ पर ईयर 6 से 9% तक पहुंच जाती थी। उस वक्त GDP के हिसाब से पाकिस्तान का शुमार एशिया के उन मुल्कों में होता था जिनके ग्रोथ रेट सबसे बेहतर थे। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर ही पाकिस्तानी इकोनॉमी का बैकबोन है, लेकिन उस दौर में इकोनॉमी वीक होने की वजह से किसानों के पास कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज ना होने के बराबर होते। इसके अलावा उस दौर में USSR और अमेरिका के बीच कोल्ड वार अपने शिद्दत के अरूज पर होती है। इस सिचुएशन में USA और वेस्ट को हर कीमत पर पाकिस्तान अपने ब्लॉक में चाहिए होता है ताकि पाकिस्तान उन्हें रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स में डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे। इसी मतलब के चलते अमेरिका पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड, लोन्स और टेक्नोलॉजी देता रहता है। ऐसे में जनरल अयूब खान फैसला लेते हैं कि क्यों ना इसी एड का फायदा उठाते हुए मुल्क में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर काम किया जाए, और यही से शुरू होता है डेवलपमेंट का असल गेम। साल 1960 में जनरल अयूब खान ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू करते हैं जिसमें किसानों को मॉडर्न फार्मिंग टूल जैसा कि ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, थ्रेशर्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, खासतौर पर वीट और राइस के नए बीज दिए जाते हैं जो कि पुरानी सीड्स के मुकाबले में ज्यादा पैदावार होते हैं, ताकि किसान इन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके मुल्क को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दे सके। खुशकिस्मती से होता भी कुछ यूं है क्योंकि अगले कुछ सालों में वीट प्रोडक्शन में लगभग 85% से 90% इजाफा होने के साथ साथ राइस प्रोडक्शन में भी रिकॉर्ड ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मशहूर बासमती राइस की डिमांड एक बार फिर से दुनिया भर में बढ़ जाती है। दूसरी तरफ किसान भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि जब रिसोर्सेज अवेलेबल थे तो कल्टीवेशन करना आसान था और वो पहले की निस्बत ज्यादा पैसे बना रहे। अब दोस्तों ग्रीन रिवोल्यूशन का काम तो बड़ा ही जबरदस्त चल रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में भी एंट्री करना एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन चुकी है, क्योंकि उस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक स्पेस रेस में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर आगे जा रहे होते हैं। जैसा कि मेजर पावर्स अमेरिका, USSR और रीजनल कंपटीटर्स अपने सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके होते हैं। 6, 5, 4. We remember the science and engineering that first put a man on the moon. We have a liftoff on Apollo 11. इसी के चलते साल 1961 में पाकिस्तान में भी सुपार्को जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी जाती है। ये उस दौर में साउथ एशिया का बेहतरीन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, जिसने बाद में जाकर पाकिस्तान में बदर-1 जैसे सैटेलाइट भी डेवलप किया। बदर-1 पाकिस्तान का पहला खुद से डिजाइन और डेवलप किया गया सैटेलाइट होता है जिसके कोर सिस्टम में एडवांस डिजिटल स्टोर और फॉरवर्ड मैकेनिज्म इंस्टॉल होता है। इसका काम होता है ग्राउंड स्टेशंस के दरमियान रिलायबल एक्सचेंज ट्रांसमिशन की सहूलत देना। यह सैटेलाइट अपने 52 किलोग्राम वेट के साथ लो अर्थ ऑर्बिट में ऑपरेट करता है और जमीन के गिर्द सिर्फ 96.3 मिनट्स में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। अब उस दौर में पाकिस्तान के पास खुद की कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी तो अवेलेबल होती नहीं, लेकिन फिर भी इन टेक्निकल लिमिटेशंस के बावजूद 16 जुलाई 1990 को बदर-1 चाइना के एक इलाके जिचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक चाइनीज रॉकेट के जरिए स्पेस में डिप्लॉय किया जाता है। अब दोस्तों इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च करना ही नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। पहली चीज तो ये कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना था। मतलब जो चीजें बुक्स में थ्योरेटिकली पढ़ाई जाती हैं, एक्चुअली में काम करना उससे बिल्कुल अलग होता है। दूसरी चीज, फ्यूचर में पाकिस्तान को वेदर का एक्यूरेट डेटा, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग और डिफेंस के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, और तब यही सैटेलाइट हमारे काम आएगा। इमेजिन करो उस दौर में भी जब इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसी चीजें इतनी कॉमन ही नहीं थी, तब भी पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी सुपार्को का ये पहला प्रोजेक्ट होता है जो सक्सेसफुली अर्थ ऑर्बिट अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं, और इसी प्रोजेक्ट की कामयाबी से पाकिस्तान की दुनिया भर में एक डिप्लोमेटिक लेवरेज क्रिएट हो जाता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, अगर उन टाइम से पाकिस्तान की डेवलपमेंट रुक नहीं जाती
تو شاید آج سپار کو بھی ناسا جیسے بڑے اسپیس آرگنائزیشن سے کمپیٹ کر پاتے، کیونکہ ناسا کی بنیاد بھی سپارکو سے صرف 2 سال پہلے یعنی 1955 میں رکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ منگلا، تربیلا، ورس، گڈو بیراج، میلس جیسے ڈیمز بھی جنرل ایوب خان کے دور میں ہی بنے تھے۔ آج کئی سالوں سے کلاباغ ڈیم بنانے پر پروونسز کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں، کوئی کہتا ہے بنانا چاہیے تو کوئی کہتا ہے نہیں بنانا چاہیے۔ یہ تو لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے، خدا کی قسم اگر سپریم کورٹ کا حکم آتا ہے تب بھی کوئی کسی کا باغ کالا باغ نہیں بنا۔ کالا باغ ڈیم جو ہے نا ایک انتہائی سنگین نوعیت کا معاملہ ہے، اصولی طور پہ یہ بننا چاہیے۔ وہ اختلافات بھی آج کے سیاستدانوں نے حل تک نہیں کیے، بنانا تو دور کی بات۔ اس کے علاوہ جنرل ایوب خان کے اس گولڈن ٹائم پیریڈ میں صرف ڈیمز ہی نہیں بلکہ ہیوی انڈسٹریز، انفراسٹرکچرز، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ جیسی چیزوں کی بھی بنیاد رکھی گئی تھی، جن کا ایک لمبا لسٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوچ کر دیکھو آج جو کئی سالوں بعد بمشکل ایک چھوٹا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے، وہاں جنرل ایوب خان کی مارشل لا میں ایک سال میں کئی بڑے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا کرتے تھے۔ لیکن دوستو ایک ملک کی پہچان صرف اس کے ٹیکنالوجیکل اچیومنٹس یا اکنامک گروتھ سے نہیں بنتی بلکہ اس کے لوگوں کی گلوبل موبلٹی سے بھی بنتی ہے، اور اس موبلٹی کا سب سے بڑا سمبل ہوتا ہے ہمارا پاسپورٹ۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1970s میں پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے ٹاپ 30 اسٹرانگسٹ پاسپورٹ میں شمار ہوتا تھا۔ یہ اچیومنٹ پاکستان کی دنیا بھر میں ڈپلومیٹک کامیابی اور انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کا ایک بڑا ثبوت تھا۔ سال 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو لاہور میں ایک تاریخی اسلامی سمٹ کانفرنس کا انتظام کرتے۔ We have traveled a great distance, but yet we have to travel much more, a great deal more, before we can attain our sublime and just objectives. یہ کانفرنس مسلم دنیا کے لیے ایک ایسی زبردست ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو جاتی ہے جہاں سعودی عربیہ، UAE، ایجپٹ اور باقی مسلم کنٹریز کے لیڈرز ایک ساتھ آتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین سے لے کر اکنامک کوآپریشن تک کی ہر ٹاپک پر بات ہوتی ہے۔ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان ایک بار پھر سے مسلم دنیا کو یونائٹ کر کے خود کو اسلامک ورلڈ لیڈر بھی ثابت کر لیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اسی سمٹ کے ذریعے پاکستان کی ڈپلومیٹک پوزیشن دنیا بھر میں اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کی فارن پالیسی اتنی زبردست تھی کہ جب مڈل ایسٹ میں آئل بوم آتا ہے تو پاکستان اپنے سکلڈ ورکرز، انجینئرز اور پروفیشنلز گلف کنٹریز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کے چلتے پاکستانی پاسپورٹ مڈل ایسٹ اور باقی ایشین کنٹریز میں اتنے عزت اور ایکسیپٹنس حاصل کر لیتا ہے کہ کئی ملکوں میں پاکستان ٹریولرز کو ویزا فری انٹری ملتی ہے۔ یورپ اور گلف میں تو لوگ بنا کسی ٹینشن کے اپنے ریلیٹیو سے ملنے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ دوستو اس دور میں مڈل ایسٹ اور پاکستان کی ریلیشن صرف دوستی کے ہی نہیں تھے بلکہ ایک بلائنڈ سپورٹ کے بھی تھے، ایک ایسا بلائنڈ سپورٹ جو بنا کسی شرط کے ہر سچویشن میں پاکستان کا ساتھ دیتے تھے، چاہے وہ معاشی ہو، فوجی ہو یا پھر سفارتی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے آج کے دن امریکہ اسرائیل کو بلائنڈلی سپورٹ دے رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ لوگ فلسطین میں جینوسائیڈ کروا رہے ہیں۔ سال 1973 اور سال 1979 کے آئل کرائسس کے دوران جب دنیا بھر میں انرجی شارٹیج کا عالم ہوتا ہے تب بھی مڈل ایسٹ پاکستان کے لیے آئل سپلائی کو پرائیورٹی پر رکھنے کے ساتھ ساتھ کریڈٹ فیسلٹیز بھی فراہم کرتا رہتا ہے۔ جہاں ایک طرف یورپ اور امریکہ میں آئل کے لیے لمبی لمبی لائنز لگ رہی ہوتی ہیں، وہاں دوسری طرف پاکستان کو مڈل ایسٹ سے بنا کسی ٹینشن کے آئل مل رہا ہوتا ہے۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی OIC میں بھی پاکستان کا رول اس دور میں کسی سے چھپا نہیں تھا۔ فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کا مقام اتنا مضبوط تھا جس کی وجہ سے عرب دنیا پاکستان کو اپنا اسپوکس پرسن مانتی تھی۔ اب دوستو اس سپورٹ کے پیچھے ریزن صرف ایک اسلامک بھائی چارہ ہی نہیں تھا بلکہ پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس نے ہمیشہ سے اپنی مہارت سعودی عربیہ، UAE اور باقی گلف کنٹریز کے ڈیفنس سسٹم کو ٹرین کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی پائلٹس اور ایڈوائزرز کے کام کی وجہ سے مڈل ایسٹ کی ایئر فورس دنیا بھر میں مشہور تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا تو پاکستان سوویت یونین کے سامنے فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا رہا، کیونکہ سوویت یونین افغانستان اور مڈل ایسٹ میں اپنا انفلوئنس جمانا چاہ رہے تھے۔ اس لیے گلف اسٹیٹس کو بھی یہ لگ رہا تھا کہ اگر افغانستان میں سوویت جم گئے تو بعد میں ان کے آئل ریسورسز اور پولیٹیکل سسٹم پر بھی کنٹرول کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے سعودی عربیہ اور UAE نے اربوں ڈالرز کی فائنینشیل ایڈ اور ویپن سپلائی کے ذریعے پاکستان کو سپورٹ کیا۔ اب دوستو جب بات پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی ہو تو ایسے میں ایک اور بڑا نیم سامنے آتا ہے CPEC یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جسے چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا کرون جیول کہا جاتا ہے۔ گوادر پورٹ سے لے کر کاشغر تک کا یہ کوریڈور دنیا کا سب سے امبیشن انفراسٹرکچر پروجیکٹ مانا جاتا ہے جو کافی حد تک پاکستان کی انرجی کرائسس کو سالو کرنے کے ساتھ ساتھ موٹر ویز، ریلویز اور گوادر پورٹ کے ذریعے پاکستان کو ریجنل کنیکٹیویٹی کا ہب بھی بنا چکا ہے۔ یہ ایک ایسا ویژن ہوتا ہے جو دنیا کے ٹریڈ روٹ، جیو پولیٹکس اور اکنامک پارٹنرشپس کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ چائنا کے لیے مڈل ایسٹ اور افریقہ تک ایک ایسا شارٹ کٹ روٹ ہے جس نے چائنا کے لیے ملاکا اسٹیٹ کی ڈیپینڈنسی ختم کر دی۔ اپریل 2015 میں چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ پاکستان کا ہسٹرک اسٹیٹ وزٹ کرتے ہیں جس کے فوراً بعد آفیشلی لیول پر CPEC کا آغاز۔ Pakistan and China to sign deals worth $46 billion during President Xi's visit. This is no exception. This trip is going to consist of $46 billion worth
of assistance coming to Pakistan. जब साल 2015 से सिपेक के पहले फेज में हाईवेज, मोटरवेज और पावर प्लांट्स का काम शुरू होता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजर इस पर जम जाती है। उस वक्त इस प्रोजेक्ट की वैल्यू $46 बिलियन होती है, लेकिन बाद में जाकर ये वैल्यू बढ़कर $60 बिलियन से भी ज्यादा हो जाती है और अब तक साल 2015 में ये इन्वेस्टमेंट $65 बिलियन तक पहुंच चुकी है। अमेरिका और बाकी कुछ कंट्रीज इस प्रोजेक्ट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि ये एशिया के जियोपॉलिटिकल बैलेंस को फंडामेंटली चेंज कर रहा है। अब दोस्तों, सुनने में तो ये आपको एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इससे दुनिया के बाकी स्विस और पनामा कैनाल जैसे बड़े ट्रेड रूट्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से भी कंपेयर करें तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना गिगेंटिक प्रोजेक्ट है। अगर हम स्विस कैनाल की बात करें जो यूरोप और एशिया के दरमियान ट्रेड रूट का एक शॉर्टकट है, जिसके रीसेंट एक्सपेंशन न्यू स्विस कैनाल 2015 पर लगभग $8.4 बिलियन की कॉस्ट आई। ये कैनाल एक्चुअली में शिपिंग टाइम काम करता है, लेकिन सिपेक की $65 बिलियन प्लस कॉस्ट इससे कई गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सिपेक सिर्फ एक कैनाल ही नहीं बल्कि रोड्स, रेल, पोर्ट्स और एनर्जी का एक पूरा नेटवर्क है। सोच कर देखो, जहां स्विस कैनाल से ट्रेड बढ़ता है वहां सिपेक से पूरा रीजन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम पनामा कैनाल की बात करें जिसमें आला दर्जे की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के दरमियान शिपिंग का एक बेहतरीन शॉर्टकट है। साल 1914 में कंस्ट्रक्शन के वक्त ये प्रोजेक्ट आज के डॉलर्स में लगभग 15 से 19 बिलियन के इक्विवेलेंट थी, जिसके रिसेंट एक्सपेंशन पर भी $5.2 बिलियन लगे, जबकि सिपेक की कॉस्ट यहाँ भी पनामा कैनाल की कॉस्ट से कई गुना ज्यादा है। इवन के चाइना का अपना और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर 3 जॉर्ज डैम भी, जिसकी कंस्ट्रक्शन पर $37.23 बिलियन की कॉस्ट आई थी, वहां भी सिपेक की कॉस्ट इससे डबल है। तो इससे आपको एक अंदाजा हो चुका होगा कि सिपेक को दुनिया भर में 21 सेंचुरी का गेम चेंजर प्रोजेक्ट क्यों माना जाता है। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। दोस्तों, ये थे वो सुनहरे अदवार के कुछ इवेंट जहां पाकिस्तान कई बार दुनिया के नक्शे पे चमक चुका है। ऐसी सिचुएशंस में लोग एक ही बात कहा करते थे, पाकिस्तान एशिया का नया टाइगर बनने जा रहा है। हर तरफ उम्मीद थी, खुशी थी, फख्र था, लेकिन अफसोस ये खुशगवार मंजर हमेशा के लिए नहीं रहा। वक्त ने ऐसी बाजी पलट दी है कि सब बदल गया है, जैसे कोई ख्वाब टूट जाए। अगेन सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट क्यों ना हो जाए, भला आखिर हम चाइना से क्यों कम्पीट नहीं कर पा रहे? क्योंकि चाइना भी तो हमारे 1 साल बाद आजाद हुआ था, आज दुनिया का नया सुपर पावर बनकर उभर रहा है। वहां भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी इंसान रहते हैं, वहां भी पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ भी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो फिर पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुंचाने के पीछे किन इवेंट्स का हाथ था? क्या पाकिस्तान अब भी अपना खोया हुआ गोल्डन एज वापस पा सकता है या वो टाइम हमेशा के लिए गुजर गया? आइए एक बार फिर से नजर डालते इन सारे सवालात के जवाब पर डॉक्यूमेंट्री के इस लास्ट चैप्टर में। दोस्तों, इन सब चीजों के डाउनफॉल का कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है जहां हम कह सके कि यही से सब कुछ खत्म होना शुरू हुआ था, बल्कि कुछ लोगों का इक़्तिदार में आने की लालच ने ही पाकिस्तान को आज इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप ये बात खूब जानते होंगे कि ताकत का ये लालच कितना अजीब होता है। जहां तारीख में बेशुमार बादशाहों ने अपनों के खून से हाथ रंगे, किसी ने अपने भाई को कत्ल किया है तो किसी ने चाचे को, इवन के अपने बाप तक को कत्ल कर डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि तख्त का कमान उसके हाथ लग जाए। सेम पाकिस्तान में भी कुछ पॉलिटिशियंस ने मुल्क के बारे में सोचने की बजाय इक़्तिदार में आने को तरजीह दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हमेशा से ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। और बदकिस्मती से तमाम मसाइल का जड़ भी यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। बार बार गवर्नमेंट्स का बदल जाना, पॉलिटिशियंस का करप्शन पकड़ा जाना और फिर उनको इक़्तिदार से हटा देना, इन सब चीजों ने मिलकर हमारी इकोनॉमी क्रैश कर रखी है, सिक्योरिटी कमजोर कर दी है, अवाम परेशान है, लोग रोजी रोटी को तरस रहे हैं कि इस अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के दौर में घर कैसे चलाएं। अगेन सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही इसका जड़ कैसे हो सकता है? दोस्तों, इसके लिए हमें पहले डेमोक्रेसी का मतलब समझना होगा। अब देखो, डेमोक्रेसी सिर्फ एक हुकूमत का तरीका नहीं होता, बल्कि एक सोच होती है जो कहती है कि हुकूमत का असल मालिक सिर्फ और सिर्फ अवाम है। यह हर सिटीजन की आवाज होती है, चाहे फिर कोई अमीर हो या गरीब हो, किसी कबीले से हो या फिर किसी शहर से। हर एक का वोट बराबर की अहमियत रखता है। इसके अलावा जब मुल्क में प्रॉपर डेमोक्रेसी होती है तो हुकूमत अपने फैसलों का हिसाब अवाम को देती है। अगर कभी गलती से भी कोई हुक्मरान गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है तो अवाम के पास उन्हें वोट के जरिए हटाने का भी हक होता है। इसी सिस्टम के चलते मुल्क करप्शन और डिक्टेटरशिप से महफूज रहता है। लेकिन अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि जब जनरल अयूब खान के दौर में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, एक ही साल में कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट हो रहे
रहे थे, इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो हो रही थी, तो जनरल अयूब खान को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी? आपका ये कंसर्न बिल्कुल सही है। वीडियो के स्टार्टअप में अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जनरल अयूब खान के दौर को गोल्डन एरा पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये जो वर्ड भी मैंने यूज किया था, इसके पीछे यही रीजन थी कि वो एक तरफ अच्छे तो थे, उसके दौर में मुल्क को अच्छी खासी डेवलपमेंट भी मिल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ यही वो शख्स भी थे जिसने पहली बार मार्शल लॉ लगाकर डेमोक्रेसी का गला कुछ इस तरह गूंथ दिया जिसका असर आज भी हमें अपने पॉलिटिक्स पर देखने को मिलता है। जहां उनके नेम के साथ डेकेड्स ऑफ डेवलपमेंट जुड़ा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी हुकूमत के कुछ ऐसे नुकसान भी थे जो मुल्क के सियासी और समाजी ढांचे को हमेशा के लिए कमजोर कर गए। अयूब खान ने 1958 में मार्शल लॉ लगाती पावर अपने हाथ में ले लिया, जिससे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सिस्टम सस्पेंड हो गया, अवाम से वोट का असल हक छीन लिया गया, पॉलिटिकल पार्टीज को दबाया गया और सिर्फ बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जो कि असल में एक कंट्रोल डेमोक्रेसी थी। रिजल्ट क्या निकला? अवाम का हुकूमत पर भरोसा खत्म हो गया। दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस दौर में वो ऐसा न करते तो शायद बाद के लीडर्स या मैनेजर्स भी ये चीज करने से कतराते कि ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन फिर वही बात है ना, उसने किया है तो मैं भी करूंगा, मंदिर का घंटा है कोई भी बजा के चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा जनरल अयूब खान के दौर का फायदा सिर्फ चंद लोगों को ही मिला, जिसे तारीख में 22 इंडस्ट्रियल फैमिलीज के नाम से लिखा जाता है, और इन 22 फैमिलीज ने मुल्क के 70% से ज्यादा फाइनेंस और इंडस्ट्रीज अपने कब्जे में कर लिए थे, जिनका एक लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आने की बजाय अमीर गरीब का गैप और ज्यादा बढ़ने लगा था, और इससे इनइक्वालिटी की वजह से अवाम में नफरत और बेचैनी पैदा हो गई। आगे चलती हुई अयूब खान के खिलाफ अपोजिशन यूनाइट होने लगी, और साल 1965 में तो उन्होंने फातिमा जिन्ना के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हुए उन्हें गद्दार वतन भी डिक्लेयर कर दिया। बाद में जाकर जब इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो एक और ड्रामा भी अवाम को समझ में आ गया कि इलेक्शन तो हो गए लेकिन बराए नाम थे, फ्री एंड फेयर तो बिल्कुल भी नहीं थे। साल 1968 से साल 1969 तक स्टूडेंट्स मूवमेंट्स, लॉयर्स और वर्कर्स सब सड़कों पर आ गए। स्ट्राइक, प्रोटेस्ट और सिविल डिसोबीडियंस जैसी चीजों ने हुकूमत को हिला दिया। इसके अलावा अयूब खान के दौर में ईस्ट पाकिस्तान को बराबरी का हक भी प्रॉपर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुई। शेख मुजीबुर रहमान का उभरना भी इसी फ्रस्ट्रेशन का एक नतीजा था, मगर अयूब खान ने ईस्ट पाकिस्तान के डिमांड्स इग्नोर कर दिए। आगे जाकर साल 1971 के क्राइसिस का एक निगलेक्ट ये भी बना। इसके अलावा अथॉरिटेरियन रूल, इनइक्वालिटी, जंग के बाद अवामी गुस्सा, पॉलिटिकल अनरेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान का मसला, ये सारी चीजें मिलकर आखिरकार उसके इस्तीफा के सबब बने, और बाला आखिर 25 मार्च 1969 को उन्होंने इस्तीफा देकर पावर जनरल याह्या खान को ट्रांसफर कर दी। इस पॉइंट पर आवाम को लग रहा था कि शायद अब प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम बन जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से फिर भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसी दिन 25 मार्च 1969 को जनरल याह्या खान पावर लेती एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर देते और खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्लस चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर अगेन मार्शल लॉ नाफिज कर देते, ये कहकर कि मैं बहुत जल्द ही मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराऊंगा, फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी की जीत होगी उसी को इख्तियार सौंपा जाएगा, और इसी के चलते पूरा सिस्टम एक बार फिर से आर्मी के कंट्रोल में चला जाता। उस वक्त में दो बड़ी पार्टियां इख्तियार में आने के लिए सरगर्म थी। वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी, जिसके चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो थे, और ईस्ट पाकिस्तान में यानी बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी, जिसके चेयरमैन शेख मुजीबुर रहमान थे। 7 दिसंबर 1970 को जनरल याह्या खान मुल्क में जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, जिसके रिजल्ट में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ईस्ट पाकिस्तान में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करते हुए पाकिस्तान की जनरल सीट्स 162 में से 160 सीट जीतकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले लेते। अब उस दौर में किसी भी पार्टी को अगर कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट बनानी होती तो नेशनल असेंबली के पूरे 300 सीट में से उसको कम से कम 151 सीट जीतने लाजमी थे, जबकि अवामी लीग पार्टी रिक्वायर्ड मेजॉरिटी से भी ज्यादा सीट जीत चुकी थी। आसान अल्फाज में कही तो कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूमत बनाने का पूरा हक सिर्फ अवामी लीग पार्टी यानी शेख मुजीबुर रहमान को ही हासिल था। दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी 131 में से सिर्फ 81 सीट जीत जाती है, जबकि बाकी सीट छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंस उम्मीदवार जीत जाती है, यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी उस दौर में वेस्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनती है। अब जहां ये सब वाज़ेह था कि इक़्तिदार जल्द ही ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग पार्टी को सौंप दी जाएगी, वहां जुल्फिकार अली भुट्टो चाहते थे कि पावर ट्रांसफर ऐसे हो जाए कि वेस्ट पाकिस्तान की इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो, इसीलिए इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। Well, I've been elected by the people. Let's find someone else from Mars, and that's a different matter. But as far as the people of Pakistan are concerned, they have elected me as their chosen and undisputed leader a year ago. इसी तरफ जनरल याह्या खान भी पॉलिटिकल सेटलमेंट में फेल हो जाते हैं, और इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वार की शुरुआत हो जाती है, जिसके चलते 26 मार्च 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार के बाद ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से जुदा होकर एक अलग मुल्क बांग्लादेश बन जाता है।
साल 1971 को इंडिया पाकिस्तान वार के बाद याह्या खान की गवर्नमेंट भी कोलैप्स कर जाती है और 20 दिसंबर 1971 को उन्हें फोर्स एग्जामिनेशन देनी पड़ती है और इसी वक्त पावर जुल्फिकार अली भुट्टो को ट्रांसफर कर दी जाती है। दोस्तों ये सब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक नतीजा था, लेकिन इसके नुकसान सिर्फ बगावत की सूरत में ही नहीं बल्कि इकोनॉमी सेक्टर पर भी हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों इकोनॉमी का क्रैश होना पाकिस्तान के लिए एक सरदर्द बन चुका है। साल 2022 से 2024 तक पाकिस्तान ने खूब सवरे इकोनॉमिक क्राइसिस देखे हैं, जहां फूड, गैस और ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे थे और जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2.3% रह गया था, जबकि एशिया के बाकी कंट्रीज में ये रेशो 5 से 7 तक चल रहा था। करेंसी डिप्रिसिएशन पे ध्यान दे तो डॉलर रेट 280 प्लस PKR चल रहा है। मतलब अगर ट्रेड के लिए आपको सिर्फ $1 खरीदना है तो आपको आज की तारीख के हिसाब से 283 रुपीज देने पड़ेंगे, जबकि साल 2021 में ये रेट सिर्फ 150 से 160 के दरमियान चल रहा था। मतलब पहले अगर आप एक मशीन $100 का इंपोर्ट करते थे, अब वही मशीन आपको $170 में पड़ेगी। और तो और अंदर के लोग भी अपना पैसा बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से नए इन्वेस्टर्स ट्रस्ट लूज कर रहे हैं, क्योंकि पर ईयर FDI सिर्फ $1 से $2 बिलियन रह गया है। टेररिज्म और इंस्टेबिलिटी इतनी बढ़ रही है जिसकी वजह से कंपनीज भाग रही हैं। करप्शन, स्कैंडल्स और प्रोटेस्ट जैसी चीजों की वजह से इन्वेस्टर अपने पैसे वापस निकाल लेते हैं। इन सारी चीजों के चलते अक्सर प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स होती हैं, जिसकी वजह से बिजनेस और ट्रेड में भी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन रुक जाती है और सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब रहता है। इकोनॉमी अपनी पॉलिसीज पे स्टेबल ना होने की वजह से हमें बार बार IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों से सख्त शराइत पर कर्ज लेने पड़ रहे हैं। साल 2024 में IMF का नया प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन टैक्स हाइक्स जैसी चीजों ने आवाम को और ज्यादा परेशान किया। जून 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सटर्नल डेब्ट $277.6 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की इस नई रिपोर्ट के मुताबिक हर पाकिस्तानी 3,18,252 रुपए मकरूज है। IMF से 23 बार बेल आउट लिया, लेकिन रिफॉर्म्स फिर भी नहीं हुए, सिर्फ डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अब आप मुझे बताएं कि इन सारी चीजों के बावजूद हमारी इकोनॉमी खाक डेवलप होगी। दूसरी तरफ अगर हम उस PIA की बात करें जो किसी दौर में हमारे शान हुआ करते थे, वो भी मिसमैनेजमेंट की वजह से इतने यूजलेस हो चुके थे कि जब जून 2020 में कराची एयरपोर्ट के करीब PIA का एक प्लेन क्रैश होता है तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि बहुत सारे पायलट्स के लाइसेंस भी फेक या स्केप्टिकल हैं, जिसकी वजह से यूरोप और UK ने PIA के ऊपर सेफ्टी बैन लगा दिया, जो बाद में जाकर 2024 में उन्होंने वापस ले लिया। इसके अलावा PIA हमारी इकोनॉमी पर एक ऐसा बोझ बन चुका था, जहां एक्सप्रेस टू विन के एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 से 2018 तक के इन 11 सालों में PIA ने $1.8 ट्रिलियन का लॉस सफर किया, जो अब तक गवर्नमेंट उसको अपने खजाने से ही बढ़ा। एंड फाइनली साल 2024 में हमें उन्हें भी प्राइवेटाइज करने पड़े, वो भी ऐसे कि कोई खरीदने को तैयार नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेटाइजेशन की पहली कोशिश में तो सिर्फ एक बायर ने 10 अरब रुपए देने की ऑफर की, जबकि गवर्नमेंट को कम से कम 85 अरब रुपए चाहिए थे। इसके अलावा इसे प्राइवेटाइज करने की एक बड़ी रीजन ये भी थी, जहां IMF बार बार पाकिस्तान को प्रेशराइज करा था कि जो कंपनीज गवर्नमेंट के पास हैं, जिसकी वजह से हर साल नुकसान उठाना पड़ रहा है, उन्हें हर कीमत पर प्राइवेटाइज करने ही होंगे, जिनमें से एक PIA भी था। आगे चलकर गवर्नमेंट ने बायर्स के आसानी के लिए PIA के लगभग 80% कर्ज खुद उठा लिए, ताकि नया मालिक इतना बर्डन फील ना करे। साथ ही साथ उनके टैक्स रूल्स में भी चेंजेस किए, ताकि नए मालिक को प्रॉफिट कमाने में भी आसानी हो। PIA के इस डाउनफॉल ने पाकिस्तान की एविएशन सेक्टर को ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल इमेज को भी डैमेज कर दिया। आजकल मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस एमिरेट्स, कतर एयरवेज और इतिहाद ने वो मकाम हासिल कर लिया है जो कभी PIA का हुआ करता था। PIA की ये कहानी भी पाकिस्तान के लिए एक मिसाल है कि अगर एक कौम डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म से काम ले तो वो आसमानों तक कुछ सकती है, लेकिन अगर करप्शन और मिसमैनेजमेंट का शिकार हो जाए तो वही कौमें नीचे गिर जाती है। इसके अलावा इन्फ्लेशन की बात करें तो मई 2023 में एनुअल इन्फ्लेशन 37.97% तक पहुंच गई थी। ये एक हिस्ट्रिकल ग्रोथ रिकॉर्ड थी, जहां एक रोटी की कीमत डबल हो गई थी। मतलब पहले जो चीज 100 रुपए में मिलती थी, अब वो 200 या उससे भी ज्यादा की हो गई, जिससे आवाम की परचेसिंग पावर गिर गई। ऊपर से ये महंगाई रुक भी नहीं रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की एनर्जी जैसे कि बिजली, पेट्रोल, गैस ज्यादातर हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ट्रेड डेफिसिट भी इतना बढ़ गया है, जहां एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 से 2025 तक पाकिस्तान ने जो चीजें एक्सपोर्ट की, जैसे टेक्सटाइल, फूड, कपड़े और IT, उनकी टोटल वैल्यू सिर्फ $32 बिलियन बनी, जबकि जो चीजें इंपोर्ट की है उसकी टोटल वैल्यू $58.3 बिलियन बनी, जिनमें अक्सर पेट्रोल, गैस मशीन और मोबाइल फोन जैसी दवाइयां, इस तरह की चीजें होती है। यानी मुल्क चलाने का खर्चा $58.4 बिलियन है, जबकि हमारी कमाई सिर्फ $32 बिलियन है। ये ऐसे हुआ जैसे आपकी जरूरतें आपकी सैलरी से बढ़ जाएं, तब आपके पास एक ही चारा रहेगा और वो है कर्ज लेना। यानी ये बात क्लियर है कि जब हम बहुत ज्यादा फॉरेन चीजें इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर लगता है, जिसकी वजह से मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स ना होने के बराबर रह जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बहुत सारे नौजवान बेरोजगारी के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं। एक एस्टिमेशन के मुताबिक 15 से 24 के दरमियान के एज वाले लोग के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10 से 11% है। मतलब 100 में से 10 से 11 लोग जॉबलेस हैं, चाहे वो मेल्स में हो या फीमेल्स में हो। अक्सर फैमिलीज में आपको ऐसे नौजवान मिलेंगे जो पढ़ाई करके भी बेरोजगार हैं।
अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ने की वजह से लोगों को बिजनेस में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे और इंडस्ट्रीज अक्सर बंद रहती हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने जॉब क्रिएट होने नहीं दी, जिसकी वजह से हुकूमत के बार बार चेंज होने की सिचुएशन से इन्वेस्टमेंट रुक जाती है और इसी के चलते कंपनी नए प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं करती। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज एक्सपेंड नहीं होती और गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाती। अनएम्प्लॉयमेंट का इससे भी ज्यादा खतरनाक इफेक्ट नौजवानों पर ब्रेन ड्रेन की सूरत में पड़ रहा है, क्योंकि करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और स्टेबिलिटी ना मिलने की वजह से बहुत सारे टैलेंटेड एजुकेटेड लोग जॉब्स के लिए अपना मुल्क छोड़कर गल्फ, यूरोप या अमेरिकन जैसी कंट्रीज में ना आपकी अच्छी सैलरीज है, ना ही आपकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो है। छोड़ के तो कोई नहीं जाना चाहता, बट अब मौके जब नहीं मिले तो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं किसी न किसी चीज को लेके, यंग डॉक्टर। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में ना आपको डॉक्टर मिलना है, ना इंजीनियर, ना लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसनाक चीज ये कि लोग अपनी जानों पर खेल कर डंकी लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जाते जरूर। तुर्की से इटली जाने वाले गैर कानूनी महाजरीन की कश्ती समंदर में डूबने के वाक़े में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने 28 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। किस्मती से बहुत कम लोग ही डंकी के इस प्रोसेस में कामयाब हो जाते हैं, वरना तो अक्सर लोग रास्ते में ही मौत के शिकार हो जाते हैं। 2025 की इस रिपोर्ट को पढ़े जिसमें बताया गया है कि एक बोट जो मोरिटानिया से कैनरी आइलैंड जाते हुए डूब गई, जिसमें 65 पाकिस्तानियों की मौत वाक़ई हो गई। 31 जनवरी 2025 को एक और बोट डूबा जिसमें 300 पाकिस्तानियों की मरने या मिसिंग होने का अंदाजा था। ऐसे बेशुमार हादसा आए रोज होते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ आपको दिखाती है तो कुछ नहीं दिखाती है। पाकिस्तान के बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट और प्रोफेशनल दूसरे मुल्कों में जॉब कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी उनके टैलेंट से फायदा ही नहीं उठा रही। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से टेररिस्ट ग्रुप ने भी मुल्क को खून में डबोया है। TTP और IS के जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोबारा एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि वीक गवर्नेंस की वजह से ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एक बार फिर से पनप गए। KPK और बलूचिस्तान में आए रोज टेररिस्ट अटैक होते हैं। कुछ दिन पहले की इस रिपोर्ट को पढ़े। 2 सितंबर 2025 को एक टेररिस्ट ग्रुप ने बनू में कंस्टेबलरी लाइन पर सुसाइड करके अंदर घुस गए, जिसके नतीजे में FC के चेलकार शहीद और कुछ जख्मी हुए। इस तरह के अटैक्स इन ट्राइबल एरियाज में नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादातर आपको ये चीजें नहीं दिखाती है। साल 2023 में तो अटैक्स इतने बड़े जहां 1514 टेरर अटैक में 2922 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ आए रोज LOC पे हमारे टेंशन होते हैं। मार्च 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और पख्तिका प्रोविंसेस में TTP के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की, जिससे दोनों मुल्कों के बीच टेंशन बढ़े और अफगानिस्तान ने रिटेलिएशन में बॉर्डर पर अटैक्स करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा कुछ दिन पहले अगस्त 2025 की इस रिपोर्ट के मुताबिक अफगान मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने कुन्नड़, नंगरहार और खोस्त में ड्रोन स्ट्राइक किए, जिसकी वजह से हमारी आबादी को नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तानी ऑफिशियल ने इस इल्जाम को ही मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान कहते हैं कि अफगानिस्तान TTP जैसे ग्रुप्स के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान इसके खिलाफ कदम नहीं उठा रहे, जिसकी वजह से आए रोज पाकिस्तान में TTP अटैक्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा वो पासपोर्ट भी, जिसका शुमार कभी दुनिया के टॉप 30+ स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में होता था, जिसकी वजह से अक्सर हमें गल्फ, मिडिल ईस्ट, एशिया और यूरोप तक का फ्री वीजा सहूलत मिलता था। आज टूरिज्म की वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी भी 96 आउट ऑफ 199 रह गया है, जो कि काफी वीक पोजीशन है। इसी वजह से पाकिस्तानियों को वीजा लेने में भी मुश्किलात पेश आते हैं। सिर्फ कुछ छोटे मोटे मुल्कों में ही आपको आसानी से वीजा मिल सकता है, जैसा कि अफ्रीकन कंट्रीज या आइलैंड्स पर अगर जाना हो तो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अफगान वार, सैंक्शन, फेक पासपोर्ट स्कैंडल, इन सब चीजों में मिलकर हमारे पासपोर्ट की वैल्यू गिरा। यानी जिस दौर में पाकिस्तान रीजनली और ग्लोबली स्ट्रांग था, तब पासपोर्ट भी इंटरनेशनल रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस रखता था, लेकिन जैसे ही हम मल्टीफेसेटेड कल्चर के शिकार हुए तो पासपोर्ट की वैल्यू भी गिर गई। दूसरी तरफ फॉरेन टूरिस्ट का आना भी ना होने के बराबर रह गया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान टूरिज्म के लिहाज से बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जिसकी वजह से इकोनॉमी को $1 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब दोस्तों, पाकिस्तान टूरिज्म के साथ साथ इस वक्त नेचुरल डिजास्टर से भी नबर्द आजमा है। हर साल नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से पाकिस्तान में हजारों लोगों की डेथ हो जाती है, और ये सिर्फ फ्लड्स की वजह से ही नहीं, बल्कि कभी अर्थक्वेक तो कभी हीट वेव की वजह से भी होते हैं। हजारों फैमिलीज अपने घर और रोजगार से महरूम हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा हमें क्लाइमेट चेंज से, और ये सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कराकोरम और हिमालय रीजन में ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स का खतरा बढ़ता जा रहा है, और इसकी एक झलक ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं। वर्ल्ड साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज के खतरे में पाकिस्तान दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। अब हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान शेयर्ड वर्ल्ड इमिशन में सबसे कम है, जो कि सिर्फ 1% है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में इतनी ज्यादा लेवल पे हीट प्रोड्यूस हो, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा नुकसान हम ही उठा रहे हैं। साल 2022 के फ्लड्स पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है, जहां करीब 33 मिलियन लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए और 1700 डेथ्स हो गई। ये क्वांटिटी इतनी कम नहीं है, क्योंकि इतने तो कुछ छोटे मुल्क की टोटल पॉपुलेशन होती है। इसके अलावा इकोनॉमी को भी $30 बिलियन का लॉस उठाना पड़ा, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, घर, बिजनेस, क्रॉप सब तबाह हो गए। ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान की 23 से 24% GDP एग्रीकल्चर से ही आती है। इसी के चलते जब फ्लड्स आते हैं तो गंदम, चावल, गन्ना जैसी क्रॉप्स तबाह हो जाती हैं, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज होता है, लोगों को रोटी महंगी मिलती है और इन्फ्लेशन और पॉवर्टी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ही हाथ नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें अगर हमने वक्त पे नहीं सुधारे तो हालात इससे भी ज़्यादा संगीन हो सकते हैं।
اس میں پہلی چیز آتی ہے ڈیفورسٹیشن، یعنی جنگلات کا کاٹنا. یہ چیز اتنی تیزی سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے فلڈز اور زیادہ انٹینس اور امپلیفائی ہو جاتے ہیں. دوسری طرف ایک کلا باغ ڈیم بنانے پر سالوں سے صوبوں کے بیچ اختلافات چل رہے ہیں. کوئی کہتا ہے بنانا ضروری ہے تو کوئی کہتا ہے نہیں، اگر اس سے بنایا گیا تو یہاں پانی نہیں ملے گا. انفراسٹرکچر کی بات کریں تو پراپر ڈرینیج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے کراچی اور بڑے شہروں میں تو ہر بارش کے بعد روڈز تالاب بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ، بزنس، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سب بند رہتے ہیں اور پھر اسی کے چلتے ہیلتھ ایشوز بھی بڑھ جاتے ہیں. ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر گھنٹوں لمبی لوڈ شیڈنگز بھی ہو تو پھر تو کیا ہی بات. 2024 کے ایک ڈیٹا رپورٹ کے مطابق کچھ سٹیز میں ڈیلی 10 گھنٹے اور رورل ایریاز میں 18 سے 20 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے یہ صرف گھروں کا ہی مسئلہ نہیں ہے بلکہ انڈسٹریز بھی بند رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ایکسپورٹس پہ ایک بہت برا افیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوتا اور اگلے کو چاہیے ہوتا ہے. اور بھی نہ جانے کیا کیا جھیلنا پڑ رہا ہے عوام کو. 35 سے 40 منٹ کی اس ویڈیو میں ہم کیا ہی کور کر پائیں گے. ناظرین، پاکستان کے سنہرے دنوں سے لے کر آج تک کے ان دشوار حالات تک ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک وقت تھا جب پاکستان کو ایشیا کا رائزنگ ٹائگر کہا جاتا، جہاں PIA دنیا کی ٹاپ ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی. گرین ریولوشن نے کسانوں کو خوشحالی دی اور سپارکو نے اسپیس میں ہمارا پرچم لہرا. لیکن آج پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک کرائسس، ٹیررزم اور نیچرل ڈیزاسٹر نے ہمیں ایک کٹر امتحان میں ڈال دیا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں کیسے پہنچے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اب بھی اپنا کھویا ہوا گولڈن ایج واپس پا سکتا ہے یا وہ وقت ہمیشہ کے لیے گزر گیا؟ اس کا جواب بڑا سمپل ہے، جی ہاں بالکل پا سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر. بس کچھ ایسی چیزیں جنہیں اگر ہم نے فالو کیے تو میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پہلی چیز ایجوکیشن. ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم پر فوکس کرنا ہوگا. نہیں میں صرف وہ پروٹان نیوٹران والے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں لبرل ایجوکیشن کی، جہاں ہمیں پولیٹکس، جیو پولیٹکس، ہسٹری، فلاسفی، اکنامکس، سوشیالوجی جیسی چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکیں. اور اس کے لیے آپ مختلف بکس پڑھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر ولگر کنٹینٹ دیکھنے کے بجائے نیوز آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں، ڈاکومنٹریز دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی جس وقت آپ یہ ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں. مختلف سورسز سے نالج لے سکتے ہیں. جب آپ ان سب چیزوں کے بارے میں جاننے لگیں گے تو آپ صحیح اور غلط کی پہچان آسانی سے کر پائیں گے. آپ ایک کریٹیکل تھنکر بنیں گے، ڈیسیجن میکر بنیں گے، آپ کی پرسپیکٹیو براڈ ہوگی اور آپ میں ایک لیڈر کی کوالٹیز نظر آنے لگیں گی. دوسری چیز، ہر چیخنے چلانے والے پولیٹیشنز پر بلائنڈ ٹرسٹ کرنا چھوڑنا ہوگا. فلان مرد آباد اور فلان مرد آباد والے سلوگنز ہمیں اوائڈ کرنے ہوں گے تاکہ آپ ٹرک کی بدی کے پیچھے چلنے کی بجائے اصل حقیقت جان سکیں. قبیلے کے سردار کو ان کی سرداری کی خاطر اور چاچا ماما کو ان کی رشتہ داری کی خاطر ووٹ دینے کے بجائے ووٹ کو صحیح حقدار تک پہنچانا ہوگا. یہ ساری چیزیں جب ہم فالو کریں گے تو ہماری گورننس بہتر بنے گی اور تب پورا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب سیاسی اتحاد اور ٹرانسپیرنسی آئی ہے تب ملک نے بھی ڈیولپمنٹ کی ہے. اسلامی کنٹریز کے ساتھ لڑنے کی بجائے مضبوط رشتے بنانے ہوں گے. OIC جیسے پلیٹ فارمز میں اپنا رول مضبوط کرنا ہوگا جیسے 1970s میں ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. تیسری بات، ہر سال فلڈ سے بے شمار جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے اور آج بھی کلائمیٹ چینج پاکستان کو دنیا کے ٹاپ 5 خطرناک ملکوں میں رکھتا ہے. لیکن ہم بے بس نہیں ہیں، ہمیں ڈیفورسٹیشن کو روک کر مزید پیڑ لگانے ہوں گے. فلڈ سے بچنے کے لیے کالا باغ جیسے ڈیمز بنا کر ہم خود کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر شہر میں پراپر ڈرینیج سسٹم پر کام کرنا ہوگا. ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہزاروں لوگوں کی جان بچایا جا سکتا ہے. آخر میں دوستو یہ بات یاد رکھیے کہ پاکستان کے ہر شخص میں ایک قائد اعظم چھپا ہے. ہم نے 1947 میں ایک ناممکن خواب کو حقیقت بنایا تھا، آج بھی وہ جذبہ زندہ ہے. ہر نوجوان جو اپنا سٹارٹ اپ شروع کرے گا، ہر کسان جو نئے ٹیکنیکس اپنائے گا، ہر ٹیچر جو اپنے اسٹوڈنٹس کو انسپائر کرے گا، یہ سب پاکستان کے نئے گولڈن ایج کی بنیاد بنیں گے. ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، چھوٹا یا بڑا ہر قدم اہم. ووٹ دینا ہوگا، کرپشن کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی. تب جا کر انشاءاللہ ایک بار پھر سے وہ دن ضرور آئے گا جب ہم اپنے پاسپورٹ کو ایک بار پھر سے دنیا کے ٹاپ 30 اسٹرانگیسٹ پاسپورٹ میں دیکھیں گے. PIA جیسی ادارے ایک بار پھر سے آسمانوں پر راج کرے گی. جب ہر پاکستانی کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنا کھویا ہوا وقار واپس پا لیا. اس ڈاکومنٹری کو اپنے دل میں رکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کمنٹ سیکشن میں آپ الگ الگ سالوشن سجیسٹ کر سکتے ہیں اور آج سے ایک نیا پاکستان بنانے کا ارادہ کریں. یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس کا مستقبل بھی ہم سب کے ہاتھوں میں، اس لیے یہ فیصلہ بھی آپ ہی کریں گے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. ملتے ہیں پھر کسی نئی ڈاکومنٹری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.